I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So, my dear students and friends, if you are preparing for the UP PGT Chemistry and GIC Chemistry, DSSB Chemistry, NVS Chemistry and KVS Chemistry, so then this channel is very helpful for you. So स्टूडेंट्स सभी पीजीटी केमिस्ट्री स्पेशली अभी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही थी और जिसमें से मैंने अभी 14 लेक्चर अपलोड कर दिए थे और 13 अपलोड कर दिए थे। ये लेक्चर नंबर 14 है। आज हम स्टडी करेंगे मेथड्स एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को जो एक्सप्रेस करने के मेथड्स क्या हैं उनकी बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारा मेथड है परसेंटेज बाय मास। ठीक है, एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है परसेंटेज बाय मास। ठीक है, परसेंटेज बाय मास का है या हम इसको W/W भी कहते हैं, परसेंटेज बाय मास या फिर W/W। तो मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूट का है या मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट निकालने का तरीका क्या होता है। मान लो सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है A + B, तो मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का है ना, किसी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का अगर मास परसेंट निकालना है तो निकालेंगे कैसे। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकाल रहे हैं। ठीक है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मास से डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम निकाल सकते हैं मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मास परसेंट कभी कभी पूछा जाता है क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। क्या मास परसेंट तो टेम्परेचर पर ये इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम इन्वॉल्व होता तो हम कहते कि ये जो हमारा एक्सप्रेसिंग का जो ये मेथड है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम है इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, फर्स्ट हम ले लेते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, फर्स्ट हम लेते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर किसी का निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, भाई किसी कंपोनेंट का ही तो निकालेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट ये इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट, ये फॉर्मूला है मास ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका भी निकालना है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन, अब क्या का वॉल्यूम है ना, मास बाय वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या देखा जाए तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, और जब किसी में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है ना, इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में, जब वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है तो हम कहेंगे कि ये जो क्वांटिटी है मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये टेम्परेचर पर क्या होगी, डिपेंड करेगी। तो ये आप समझ लो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। इसी में सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब जो सॉल्यूट है उसका भी वॉल्यूम लिया है, सॉल्वेंट का भी, टोटल सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लिया है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकाल रहे हैं, तो कंपोनेंट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका भी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा,
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ देखा जाए कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम सॉल्यूट का भी है और यहाँ पर सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर या इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो निश्चित तौर पे क्या होता है, वॉल्यूम इफेक्ट होता है। ठीक है, दोनों का ही वॉल्यूम और उस कंपोनेंट का वॉल्यूम देखोगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मतलब बहुत हम कह सकते हैं लाइटली डिपेंड कर सकता है, बहुत ज़्यादा तो डिपेंड नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंड करेगा तो बहुत ही ना के बराबर, बहुत ही कम डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम कंपोनेंट ऊपर नीचे दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर आ जाओ थर्ड पॉइंट। थर्ड है हमारा मोलरिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना ही रखना है। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलरिटी जो है, मोलरिटी मीन्स हम कहेंगे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का यहाँ पर क्या फार्मूला हो जाता है, देखो मोलरिटी एम इक्वल टू तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन लीटर, ये ध्यान रखना किसमें लिया हमने, इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यही फार्मूला सीधा सीधा यूज कर देंगे। इन केस अगर आप क्या करते हैं, इसको लीटर में ना लेके ml में अगर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या कोई भी हो आपको ml पे गिवन है तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना। लीटर के लिए हम जानते हैं क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, केवल किस में आ रहा है, डेनोमिनेटर में आ रहा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो मोलरिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेनोमीटर वाला पार्ट बढ़ रहा है। इट मीन्स एक चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है कि जो मोलरिटी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सीधी सी बात समझ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को हम रेज करेंगे तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो मोलरिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मीन्स क्या कहेंगे कि जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आपका पॉइंट ले लेते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का। फोर्थ है हमारा मोलैलिटी। ठीक है, अभी मोलरिटी ली हमने, अब बात करेंगे मोलैलिटी की, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट ले लेते हैं तो अब देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फार्मूला बन जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास ले लेंगे और ध्यान रखना कि हम इसको किस में रहेंगे, केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखा जाए अगर इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जानते हैं आप क्या कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे एज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ अगर देखा जाए नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, सॉल्वेंट आ रहा है, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं आ रहा है। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो मोलरिटी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मोलैलिटी में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, चाहे टेम्परेचर को राइज करें या फिर आप डिक्रीज करें, देयर इज नो चेंज इन द मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी में तो वॉल्यूम देख लिया करो किस में आ रहा है, तो वही उसी को टेम्परेचर के द्वारा अफेक्ट किया जा सकता है। एक टर्म यहाँ पर और भी आता है, इसका नाम होता है नॉर्मलिटी। ठीक है, तो नॉर्मलिटी को देख लेते हैं कि भाई क्या है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नॉर्मलिटी का एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के आप ग्राम इक्विवेलेंट ले लेंगे और अपॉन डिवाइडेड बाई सेम, वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर लीटर मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ml मिलेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो, है ना, इक्विवेलेंट मास निकालना हो, तो इक्विवेलेंट मास को कैसे निकालेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट मास कहें, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के इसको एक तरह से और भी इस फार्मूले को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, नॉर्मलिटी इक्वल टू ये भी हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या कहेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन, और यहाँ से ले लेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या कर लेंगे इनटू, जो कि ग्राम में ले रखा 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ बात आती है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, है ना, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे। तो वेट तो एक तो ये वोट हो गया जो सॉल्यूशन का गिवन होगा आपको। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक फार्मूला बता देते हैं। अगर मान लो इक्विवेलेंट वेट भी निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, MW, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये आपका होता है किसको निकालने का तरीका, इक्विवेलेंट वेट को निकालने का। तो ये आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर। अब यहाँ अगर देखा जाए क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नॉर्मलिटी है दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जहाँ पर आपका वॉल्यूम आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं जो नॉर्मलिटी है, दिस नॉर्मलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो हमारी नॉर्मलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स सीधी सीधी बात कहें कि नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉर्मलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, इन्वर्सली वेरी करेगी, ये भी आप बता सकते हैं। इसके बाद देखो एक नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है फॉर्मलिटी। ठीक है, तो ये हमारा 6th पॉइंट है फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी क्या होती है उसको भी देख लो। फॉर्मेलिटी, फॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मलिटी इक्वल टू एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अभी जो है इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राम फार्मूला मास होता है ना, ये क्या है एक्चुअली, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये जो है ना ग्राम फार्मूला मास, ये होता है एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। ये आप ध्यान रखना, ग्राम फार्मूला मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ
1 मोल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट इन आयनिक कंपाउंड। बस इतनी बात ध्यान रखना, इन आयनिक कंपाउंड। बेसिकली ये मोलर मास ही है, लेकिन आयनिक कंपाउंड अगर टर्म आ जाएगा तो उसी को हम लोग जो है ग्राम फार्मूला मास बोल देते हैं, और कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फॉर्मलिटी है दिस इज आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, दैट मीन्स एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये टर्म्स आपके हैं। तो क्वेश्चन में इस टाइप का एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है कि नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंड करती है कि नहीं करती, फॉर्मलिटी डिपेंड करती है कि नहीं करती। अगर आपको फॉर्मूले इनके याद हैं तो डेफिनेटली यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इट मीन्स दिस इज आल्सो, फॉर्मलिटी इज आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जो जो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये हमारे कुछ टर्म्स थे, और एक लास्ट टर्म बचता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो ये रिलेशन भी इसलिए बता देते हैं ताकि एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले मैं मोल फ्रैक्शन को डिस्कस कर देता हूँ। 7 पॉइंट है एक मोल फ्रैक्शन, इसके बाद रिलेशन बताते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन को इस तरह से सिंबल होता है एक्स टाइप का रिप्रेजेंट करने का, और मोल फ्रैक्शन का अगर फार्मूला है तो इसका ये होता है कि नंबर ऑफ, जिसका भी निकालना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है, ये मान लो कंपोनेंट है, जिसका भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि आपको कुछ भी मतलब वो नहीं आ रहा है, कोई वॉल्यूम वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मोल फ्रैक्शन है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये नहीं करेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर 2 या 3 जितने भी कंपोनेंट हो सभी के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है ना। अब ये तो हमारी मेथड्स हो गए जिसके द्वारा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया। हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, इन सभी में क्या क्या रिलेशंस हैं। तो रिलेशन नंबर 1, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहला है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी, रिलेशन नंबर 1 है रिलेशन बिटवीन, पहला रिलेशन है हमारा रिलेशन बिटवीन किस किस में है, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड, अब मान लो नॉर्मलिटी कभी दे रखी हो, उसी से हिसाब से मोलरिटी पूछ दी जाए, तो आपको जब रिलेशन याद होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसका रिलेशन होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू, ये मैं रिलेशन यहाँ बता देता हूँ, रिलेशन होता है नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी कैपिटल N, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लेंगे, और एसिडिटी ऑफ बेस, और यहाँ पर कर देंगे और एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। तो ये है एक रिलेशन इंपॉर्टेंट। नॉर्मलिटी अगर आपको निकालनी हो, कब, जब आपको मोलरिटी गिवन हो तो वहाँ से आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, मोलरिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, अगर मान लो कोई एसिड की आपको निकालनी नॉर्मलिटी तो बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको बेस की निकालनी तो एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ एसिडिटी और बेसिसिटी का टर्म थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर हमने कहा है, मान लो एसिड लिया है HCl, तो HCl में 1H पॉजिटिव आया, तो हम यहाँ पे कहेंगे इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी जो बेसिसिटी है वो आपकी 1 है। अगर एसिड है तो बेसिसिटी टर्म आता है, और बेस है तो एसिडिटी टर्म आता है, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूँ कि NaOH में कितनी इसकी एसिडिटी है, तो आप कहेंगे इसकी एसिडिटी
1 है, एसिडिटी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, बड़े आराम से इससे जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का क्वेश्चन थोड़ा और टफ बना दे ना, मान लो ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए। ठीक है, तो फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का अगर टर्म आ जाए और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उस केस में नॉर्मलिटी का क्या फार्मूला बन जाता, जाके वो भी देख लो। उस केस में जो बनेगा जा कर के नॉर्मलिटी कैपिटल N इक्वल टू मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, मोलरिटी इनटू, और इसमें करेंगे हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हमारा हो जाता है किसको निकालने के लिए, नॉर्मलिटी निकालने का ये तरीका है। ठीक है, मोलरिटी इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी चेंज हुआ वो देखना पड़ेगा हमें कि रिएक्टेंट में उसका एक पर्टिकुलर कंपाउंड का देख लेंगे कि रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और उसका प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इसके बाद देखो एक दो रिलेशंस और भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो रिलेशन की मैं बात करूं वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोलरिटी। तो रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड क्या लेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, सीधी बात कहेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। तो मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो कैपिटल M है ना, मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू फार्मूला होता है कि XA, यहाँ पर हमने लिया है XA का मतलब है कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, XA इंटू 1000, ये फार्मूला होता है XA इंटू 1000 अपॉन, और अपॉन में क्या करते हैं 1 माइनस XA। तो 1 माइनस XA करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, 1 माइनस XA इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू M1। M1 का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ये। अगर मान लो इनकेस कभी कभी आपको क्या है कि मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो आपको मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के लिए हमेशा निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। तो मोलरिटी जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू D इंटू XA। XA समझ रहे, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना XA। और अपॉन में आता है XB इंटू M1। M1 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये टर्म है, इसके द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। किसकी मोलैरिटी, कब मोलैरिटी निकाल सकते हैं, जब आपको मोल फ्रैक्शन गिवन हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको डेंसिटी भी गिवन होगी तो ही आप निकाल पाएंगे। ठीक है, या ऐसा कोई फार्मूला गिवन हो जिससे डेंसिटी निकाली जा सकती है। तो M2 यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट हो गया, D डेंसिटी है, और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और अब इसके बाद एक फोर्थ रिलेशन है आपका, ये है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन
relation between molarity and molality, molarity and molality, molality इनमें रिलेशन क्या हो गया, मोलरिटी एंड मोलरिटी स्मॉल एम। तो देखो स्मॉल एम जो होती है मोलरिटी स्मॉल एम, मोलरिटी इक्वल टू होता है एम इंटू 1000, मोलरिटी इक्वल टू बता रहा हूँ एम इंटू 1000 और अपॉन में होता है 1000d, 1000d का मतलब डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो इसमें माइनस mm2, mm2, mm2 का मतलब है एक तो यहाँ पर क्या है m मोलरिटी गिवन है, m है मोलरिटी ये ध्यान रखना, और m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो कि mm क्या है। m यहाँ पर क्या है कैपिटल M, कैपिटल M तो मोलरिटी है, जब मोलरिटी गिवन होगी तभी तो मोलरिटी निकालेंगे, मोलरिटी है। और जो M1 है सॉरी M2 जो है ये हमारा क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा रिलेशन है, जब डेंसिटी D यहाँ पर डेंसिटी है तो स्मॉल m इक्वल टू 1000m अपॉन 1000d माइनस mm2, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, D डेंसिटी है और डेंसिटी आपकी जनरली जो लेते हैं वो किस में लेते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी लेंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो एक बार ये यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारा ये है कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये है कि टेम्परेचर पर डिपेंड कौन नहीं करता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता, बस फार्मूला लिख लिया करो। जैसे मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में आ गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब मोलरिटी डिपेंड करेगी, आपको इंडिपेंडेंट पूछा गया है। इसी तरह से वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकाल दो, यहाँ से निकालेंगे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट का जब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है, वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, या हम कह दो मास कह दो, ठीक है। वेट ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का वेट लेते हैं या सिंपली जनरली मास ले लेते हैं, अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लेते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किस में ले लेते हैं, जो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन को किसी में भी ले सकते हैं, जनरली ml में ले लेते हैं। तो ये आपको क्या निकल जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पर वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम, इसका मतलब ये भी डिपेंड करेगा। अब आ जाते हैं नॉर्मलिटी की बात कर लेते हैं। तो अभी नॉर्मलिटी का फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया नॉर्मलिटी का, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने बताया था अभी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, वही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ गया है, तो इसका मतलब ये भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। फाइनली आ जाती है मोलैलिटी, 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 मोलैलिटी का फार्मूला क्या बताया था हमने अभी, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम वगैरह नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई बात समझ में? अगर आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसके अलावा और भी कुछ आपको चाहिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
If you are visiting first time on our channel, then subscribe the channel and share to your friends. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.